कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके बाद देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां इस पर खूब राजनीति खेलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा फैसला किया। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 21 अगस्त को भारत बंद करने का जो ऐलान किया गया है उसमें भाग लेती हुई नजर आएंगी मायावती का यह फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या मायावती अब सड़कों पर उतरेंगी? क्या मायावती अब ट्विटर वाली राजनीति को समाप्त कर सड़कों पर उतरकर दोबारा बीएसपी के जनाधार को वापस पा पाएंगी? ये बड़ा सवाल है इस वक्त देश की राजनीति में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मायावती की क्या मजबूरी है जो उपचुनाव में भाग ले रही है। पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है भाग ले रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरने की आखिर क्या मायावती की मजबूरी है, और मायावती के सड़कों पर उतरने से देश की राजनीति में क्या प्रभाव मिलेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी को उसका जनाधार वापस मिल पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जरूरी बन जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि कोटे में कोटा यानी एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाएगा, और इसके खिलाफत मायावती करती हुई नजर आई। और तमाम जो लोग हैं बीएसपी के, उनसे कहीं ना कहीं अपील की गई है कि आप शांतिपूर्वक जो है इन तमाम जो धरना प्रदर्शन है इसमें भाग लें। और 21 संगठन जो है वो कहीं ना कहीं भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कि मायावती के इस कदम से बीएसपी का जनाधार जो है वापस आएगा, और मायावती की ऐसी क्या मजबूरी है जो अब सड़क पर उतरने की जो कह सकते हैं नौबत आ चुकी है? देखिए, बिल्कुल सिराज, अगर मायावती की बात करें तो दलित वोट बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार वो अपना रखती हैं, और जाहिर बात है कि बारंबार उनको दलित वोट बैंक ने, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर उनको सपोर्ट मिला है। लगभग ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 22 से 23% के आसपास जो दलित वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मायावती की नजर आती है। आप देखिए, हर चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती को 20 से 22% तक, यानी कि लगभग पूरे का पूरा जो कह सकते हैं एक तरफा वोटिंग उनको हुई है। लेकिन 2012-13 के बाद से लगातार देखा गया सिराज की जो रुझान दलितों का मायावती के लिए था वैसा देखने को नहीं मिलता। और 17-18 के बाद तो जब से चंद्रशेखर आजाद रावण उभर के सामने आए उसके बाद से लगातार उनके जो वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है। 2024 का चुनाव गुजरा है, उसमें आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने अकेले दम के ऊपर एक तरीके से ये साबित भी किया कि भाई अब मायावती का नहीं, अब उनका दौर आ चुका है, क्योंकि मायावती ने 400 से भी ज्यादा अधिक सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं थी सिराज जहां पर उनको जीत नसीब हो सके, या एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर वो फाइट में भी नजर आई हो। तो ऐसे मायावती को भी अब लग रहा है कि किस तरह से अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको दोबारा पाया जाए, क्योंकि लगातार आजाद जो है वो उनकी सियासी जमीन को कम करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से उपचुनाव में भी वो लड़ने की बात करते हैं कि उपचुनाव में हम जो 10 की 10 सीटें वहां पर चुनाव में जाएंगे, फाइट करेंगे, फिर मायावती को भी मजबूरन आना पड़ता है। तो ऐसे में अब मायावती को यहाँ से अपनी राजनीति को तय करना, किस तरफ लेकर जाना, और इसीलिए उन्होंने जब कल 21 अगस्त को जो भारत बंद बुलाया है ऐसी जो आरक्षण के मुद्दे पर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मायावती ने अब तक ट्विटर की जो राजनीति चल रही थी उनकी 4-5-6 साल से, अब शायद उससे हटकर जमीन पर उतरकर एक तरीके से अपनी राजनीतिक जो कह सकते हैं मंशाएं हैं उनको पूरा करने का कह सकते हैं फैसला किया। अब इसमें कितनी सफलता उनको मिलती है, कितना उनको जो वोट बैंक यहाँ वहाँ हो गया है वो वापस कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मायावती को इस तरह की चीजों करके कहीं ना कहीं ये जरूर करना चाहिए कि भाई जो उनकी पार्टी का खोया हुआ जनाधार है उसको वो वापस पा सकें। जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगी तब तक उनकी ताकत जो दोबारा वैसी नजर नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की रणनीतियों पर अगर चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि कई मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने दांव खेला। इसके साथ ही दक्षिण भारत में जहां पर बीएसपी का कोई जनाधार भी नहीं है वहां पर बीआरएस के साथ गठबंधन किया गया। उसके बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर्स थे, जो कई सालों से बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं रुझान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, इंडिया गठबंधन की तरफ रहा। और देखा जाए तो नगीना सीट पर जहां से मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, वहां पर भी तीसरे नंबर पर बीएसपी पार्टी रही थी, और वहां से चंद्रशेखर आजाद की जीत। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि अब मायावती पर दबाव है कि
जो उनका दलित वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, वो अब दूसरी पार्टियों को जो है अपने विकल्प के तौर पर देख रहा है। देखिए सिराज, बिल्कुल अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो आपने देखा भी होगा कि चुनाव से ठीक पहले ये एक तरीके से हवा चली कि भाई बीजेपी अगर 400 सीटें जो लाने की बात करे, अगर उसको 400 सीट मिल जाती है तो यहाँ पर वो संविधान को बदल देगी, खत्म कर देगी। इसी मद्देनजर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सब अपने साथ में एक संवैधानिक कॉपी लेकर चलने लग गए। और जो बीएसपी का मुद्दा था एक तरीके से वो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया, उसके साथ में वो लोगों के पास जाने लग गए। और जो एक इमोशनल कार्ड खेला कि आपका संविधान हम बदलने नहीं देंगे, तो जो दलित वोट बैंक था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और यहीं पे पूरा का पूरा जो खेल था वो मायावती का बिगड़ गया। अगर मायावती यहाँ पर एक हुंकार भरती, एक कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से इस पे पलटवार करती बीजेपी के ऊपर या तमाम कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष लोग थे, तो शायद मायावती को भी यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आती। लेकिन मायावती ने जिस खामोशी के साथ में चुनाव लड़ा, और देखिए उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े वो भी ये बताते हैं कि अगर मायावती चुनाव में नहीं उतरी होती, एक तरीके से कहा जाए कि अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ होती तो कम से कम 16 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को यहाँ पर होता हुआ नजर आता, और बीजेपी को कम से कम 16 से 18 सीटों का घाटा यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। यानी कि अभी जो 33-34 के आसपास बीजेपी है, फिर वो 20 से भी कम सीटों पर सिमटती दिखाई पड़ती। तो आप ये मानकर चलिए कि मायावती ने जो उनकी कह सकते हैं अहमियत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उन्होंने खोई है। और अब ऐसा लगता है कि इस चुनाव के जरिए, उपचुनाव के जरिए वो अपनी वो खोई हुई साख को दोबारा पाना चाहती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने कर दिया। आप देखिए, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बीआरएस के साथ में गठबंधन करती हैं। अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं तो फिर इनेलो के साथ में गठबंधन करती हुई नजर आती। तो अब वो शायद एक बार फिर अपना कद बढ़ाना चाहती है ताकि बीएसपी जो एक समय बहुत ताकतवर पार्टी थी वो उस दोबारा शेप में आ सके। और देखिए, अभी अगर आज़ाद के बारे में हम ये कहें कि वो कोई बहुत बड़े नेता बन गए तो ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए अभी महज उन्होंने एक सीट जीती है और बीएसपी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार में भी रही है। तो ऐसे में जो वोट बैंक है बीएसपी के पास वो उसके पास है, लेकिन उसको उस वोटर को अपने पास रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि मायावती ने अब वो काम शुरू कर दिया है। मायावती के सड़क पर उतरने से क्या लगता है आपको कि बीएसपी को अब सफलता मिलती हुई नजर आएगी? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आप जमीन पर उतरते हैं तो उसका फायदा मिलता है, उसका असर नजर आता है। राहुल गांधी को अगर आप देखिए, लोग नकार चुके थे कि वो नेता ही नहीं, उनके अंदर कोई गुण नहीं, लेकिन जैसे ही वो भारत का कह सकते हैं कि अपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं, तो उसका देखिए इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होता हुआ नजर आया कि जो बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में पूरी बहुमत के साथ में आ रही थी, वो बीजेपी 240 सीटों के ऊपर सिमट जाती है। और जो कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास भी नहीं आ पा रही थी, वो लगभग 100 के आसपास आ जाती है। तो ये जरूरी है कि जमीन पे आप उतरें, लोगों से बात करें, लोगों की समस्याओं को जानें। और नेता जब तक लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक उसको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी। चंद्रशेखर आजाद यही करते हुए नजर आते हैं। जहाँ भी कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी होती है, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों या किसी और समुदाय के, जहाँ भी उनको लगता है कि बोलना चाहिए, आपने देखा कि जब विनेश फोगाट और तमाम लोग आंदोलन करे तो उसमें भी पहुंच जाते हैं वो। इसके अलावा जब हापुड़ में जो कह सकते हैं कि जो दुष्कर्म का मामला है वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं, रामपुर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा तमाम जगह पर जहाँ जहाँ उनको जाना चाहिए वो वहाँ पहुँचते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए उनकी शायद छवि जो है वो मायावती के मुकाबले इन दिनों ज़्यादा ऊपर दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मायावती ने भी कुछ ऐसा ही काम शुरू किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मायावती की जो अब तक की मजबूती रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मजबूती उनको दोबारा मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, मायावती अब लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से प्रमुखता से और कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रही है। खास तौर पर केंद्र सरकार पर जिस तरीके से वो बीते लोकसभा चुनाव से पहले नरमी बरतती हुई नजर आ रही थी, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रही थी, ट्विटर के जरिए महज राजनीति करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां जो है बिल्कुल बदली और जाहिर सी बात है उसी का दबाव है कि आकाश आनंद की बीएसपी पार्टी में वापसी होती है। उसका ही दबाव है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में लड़ने का फैसला करती है। और उसी का नतीजा है कि अब मायावती ने यह फैसला कर लिया है कि 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद में अपना सहयोग देंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।